नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की दुनिया में उतर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये चर्चा देखिए खास तौर पर उन साथियों के लिए है जो एनडीए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जी। हमारा आज का मिशन है ये समझना कि आखिर ये जीवन है क्या, कोई चीज जिंदा है या नहीं, ये कैसे पता चलता है, और इस धरती पर जो करोड़ों तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, वैज्ञानिक उन्हें समझते कैसे हैं, कैसे उन्हें व्यवस्थित करते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। हमारे पास जो जानकारी है वो जीव विज्ञान के बुनियादी अध्याय जीव जगत में विविधता डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड उस पर आधारित है। जी। तो चलिए इस विषय को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये शब्द लेते हैं जीव विज्ञान या बायोलॉजी। ये कहाँ से आया, इसका मतलब क्या है? ये एक अच्छा शुरुआती बिंदु है। देखिए, बायोलॉजी शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। अच्छा, कौन से शब्द? एक है बायोस, जिसका मतलब है जीवन, और दूसरा है लोगोस, जिसका मतलब है अध्ययन। बायोस और लोगोस। हाँ, तो बायोलॉजी का सीधा सा मतलब हुआ जीवन का अध्ययन, स्टडी ऑफ लाइफ। दिलचस्प। और क्या ये पता है कि इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? ये भी शायद पूछ लेते हो। हाँ, ये संभव है। हमारे स्रोतों के अनुसार लामार्क और ट्रेविरेनस नाम के वैज्ञानिकों ने लगभग 1800 के आसपास इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था। लेमार्क और ट्रेविरेनस। जी। ठीक है। और जीव विज्ञान का जनक फादर ऑफ बायोलॉजी, ये नाम तो एनडीए के लिए जरूरी हो सकता है। बिल्कुल, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु, एरिस्टोटल जिन्हें कहते हैं, उन्हें जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। अरस्तु। हाँ, और मजे की बात यह है कि उन्हें ज़ूलॉजी का भी जनक मानते हैं। अच्छा, दोनों का? जी, उन्होंने ही जीवों के अध्ययन की एक तरह से कहें तो वैज्ञानिक शुरुआत की थी। और पौधों का अध्ययन बॉटनी, अरस्तु के शिष्य। ठीक है। और एक और शाखा है ना, सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। हाँ, माइक्रोबायोलॉजी, और इसके जनक हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। हाँ, और कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से सूक्ष्मदर्शी से पहली बार बैक्टीरिया जैसी छोटी चीजों को देखा था। सोचिए जरा, अपने बनाए माइक्रोस्कोप से। हाँ, उस समय के लिए तो ये बहुत ही बड़ी खोज थी। एक नई दुनिया खुल गई थी। बिल्कुल। चलिए अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, बुनियादी सवाल। हम कैसे तय करते हैं कि कोई चीज सजीव है, लिविंग है, या निर्जीव, नॉन लिविंग? क्या सिर्फ चलना फिरना या खाना पीना ही काफी है? क्योंकि देखिए, पेड़ तो चलते नहीं पर वो जिंदा है। ये बहुत ही अहम सवाल है और अक्सर कंफ्यूजन होता है इसमें। देखिए, सिर्फ चलना या खाना ही पैमाना नहीं है। तो फिर क्या है? सजीवों के कुछ बुनियादी लक्षण होते हैं, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उन्हें बेजान चीजों से अलग करते हैं। अच्छा। इनमें सबसे मौलिक, सबसे बेसिक है जीव द्रव्य की उपस्थिति, प्रोटोप्लाज्म जिसे कहते हैं। जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, ये क्या होता है? ये कोशिका के अंदर का वो जीवित पदार्थ है जहां जीवन की सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। इसे जीवन का भौतिक आधार फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी कहते हैं। अच्छा, जीवन का भौतिक आधार, ठीक है। और जीव द्रव्य के अलावा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कोशिकीय संरचना, सेलुलर स्ट्रक्चर। कोशिकाएं, सेल्स। हाँ, हर जीवित चीज, चाहे वो छोटा सा बैक्टीरिया हो या आप हो या विशाल पेड़ हो, सब एक या ज्यादा कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका ही जीवन की ईंट है, कह सकते हैं। अच्छा, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बिल्कुल, उसी से शरीर बनता है और उसी में जीवन चलता है। तो बिना कोशिका के जीवन नहीं? अभी तक की हमारी समझ तो यही कहती है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, और क्या लक्षण है? इसके अलावा और भी लक्षण हैं जो सजीवों में दिखते हैं, जैसे ऊर्जा के लिए पोषण लेना, न्यूट्रिशन, खाना पीना। हाँ, पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं धूप से, तो वो स्वपोषी, ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। और जानवर दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो वो परपोषी, हेट्रोट्रॉफिक कहलाते हैं। ठीक है। पोषण के बाद फिर उस पोषण से ऊर्जा निकालने के लिए श्वसन, रेस्पिरेशन, सांस लेना छोड़ना। और शरीर में जो केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, हाँ, उन्हें कहते हैं उपापचय, मेटाबॉलिज्म। इसमें दो तरह की क्रियाएं होती हैं, कुछ बनाने वाली एनाबॉलिज्म और कुछ तोड़ने वाली कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ओके। और बढ़ना,
ग्रोथ, आपने कहा था निर्जीव चीजें भी तो बढ़ सकती हैं, जैसे पहाड़ पर बर्फ जम जाए। अच्छा मुद्दा उठाया आपने। सजीवों में वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ये वृद्धि अंदर से होती है, इंटरनल ग्रोथ। अंदर से कैसे? मतलब कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है या उनका आकार बढ़ता है। पहाड़ पर बर्फ का जमना तो बाहरी जमाव है, एक्रीशन कहते हैं उसे। सजीव अंदर से बढ़ते हैं। समझ गया, अंदरूनी बनाम बाहरी वृद्धि। और हरकत, मूवमेंट, जैसे जानवरों का चलना या पौधों का सूरज की तरफ मुड़ना। हाँ, गति या मूवमेंट। जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसे प्रचलन या लोकोमोशन कहते हैं। पौधे अपनी जगह पर रहकर गति दिखाते हैं, जैसे सूरजमुखी का मुड़ना। ठीक है। और साथ ही प्रजनन, रिप्रोडक्शन, हाँ, अपने जैसे जीव बनाना, शरीर के बेकार पदार्थ बाहर निकालना यानी उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, और बाहरी बदलावों को महसूस करके प्रतिक्रिया देना, जैसे गर्मी लगने पर पसीना आना। हाँ बिल्कुल, या छुई मुई को छूने पर सिकुड़ जाना। इसे संवेदनशीलता और अनुकूलन, सेंसिटिविटी एंड अडेप्टेबिलिटी कहते हैं, माहौल के हिसाब से ढलना। और एक तय जीवन चक्र होता है ना? एकदम सही। हर सजीव का एक निश्चित जीवन चक्र, डेफिनेट लाइफ साइकिल होता है। जन्म, बढ़ना, प्रजनन और फिर मृत्यु। तो मतलब निर्जीव चीजों में ये सब नहीं होता? जीव द्रव्य, कोशिका, पोषण, श्वसन, अंदर से बढ़ना, प्रजनन, महसूस करना, ये सब गायब। बिल्कुल। पत्थर में, पानी में, हवा में ये जीवन वाले लक्षण नहीं पाए जाते। यही मूल अंतर है। उनमें कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं, प्रोटोप्लाज्म नहीं, मेटाबॉलिज्म नहीं। समझ गया, ये अंतर स्पष्ट है। अब देखिए, इस धरती पर तो लाखों करोड़ों तरह के जीव हैं। हाँ, अनगिनत। चींटी से लेकर हाथी तक, छोटे से बैक्टीरिया से लेकर विशाल बरगद तक, इतने सारे जीवों को अलग अलग समझना तो बहुत मुश्किल काम होगा। बिल्कुल मुश्किल होगा। तो वैज्ञानिक इन्हें कैसे व्यवस्थित करते हैं? यहीं पर शायद वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है ना? आपने बिल्कुल सही समझा। सोचिए, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, लाखों किताबें हैं, पर कोई सिस्टम नहीं है, कोई तरतीब नहीं। हाँ, तो किताब ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा। बस वर्गीकरण भी कुछ ऐसा ही है। जीवों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना, ताकि उनका अध्ययन आसान हो जाए, एक व्यवस्था बन जाए। ठीक है, और इस विज्ञान को क्या कहते हैं जो ये वर्गीकरण करता है? इसे कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी। ये ग्रीक शब्दों से बना है। टैक्सिस मतलब व्यवस्था और नोमोस मतलब नियम, व्यवस्था के नियम। टैक्सोनॉमी, ओके। वर्गीकरण की बात करें तो एक नाम शायद सबसे पहले आता है, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। हाँ बिल्कुल, लीनियस का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र में। उन्हें वर्गीकरण का जनक, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। अच्छा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये भी एनडीए के लिए एक जरूरी पॉइंट हो सकता है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने एक बहुत ही कारगर पद्धति दी, द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। द्विनाम पद्धति, दो नाम? हाँ, इसके अनुसार हर जीव को एक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, जिसके दो भाग होते हैं। दो भाग? जी। कौन से? पहला नाम उसके वंश यानी जीनस का होता है, और दूसरा उसकी जाति यानी स्पीशीज का। अच्छा। जैसे हम इंसानों का नाम होमो सेपियंस है। बिल्कुल सही। इसमें होमो वंश है और सेपियंस जाति है। और इसे लिखते समय तिरछा इटैलिक्स में लिखते हैं या फिर अंडरलाइन करते हैं। और वंश का पहला अक्षर बड़ा कैपिटल होता है, जाति का छोटा। एकदम परफेक्ट, यही नियम है और ये तरीका पूरी दुनिया में मान्य है। इससे फायदा ये है कि वैज्ञानिक चाहे किसी भी भाषा में बात कर रहे हों, वो एक ही जीव के बारे में स्पष्ट रूप से बात कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। लीनियस ने एक और महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने वर्गीकरण का एक पदानुक्रम बनाया, हायरार्की। मतलब एक सीढ़ी जैसी व्यवस्था। हायरार्की। हाँ, ये भी जरूरी है। एनडीए में शायद इसका क्रम पूछ लें। क्या आप इसके मुख्य स्तर बता सकती हैं? जरूर। ये एक तरह की रैंकिंग प्रणाली है, बड़े समूह से छोटे समूह की तरफ। सबसे ऊपर आता है जगत, किंगडम। किंगडम सबसे बड़ा। हाँ, फिर आता है संघ, फाइलम, ये जंतुओं के लिए इस्तेमाल होता है, या प्रभाग, डिवीजन, ये पौधों के लिए। फाइलम या डिवीजन, ठीक है। उसके नीचे वर्ग, क्लास, फिर गण, ऑर्डर, फिर कुल, फैमिली, फिर वंश, जीनस। जीनस, और सबसे आखिर में सबसे बुनियादी इकाई है जाति, स्पीशीज।
किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। बिल्कुल। और जैसे जैसे हम जगत से जाति की ओर नीचे जाते हैं, जीवों के बीच समानताएं बढ़ती जाती हैं। एक जाति के जीव सबसे ज्यादा समान होते हैं। समझ गया। लेकिन शुरू में लिनियस ने तो शायद सिर्फ 2 ही जगत बताए थे, पौधे और जंतु, प्लंटाई और एनिमलिया। हाँ बिल्कुल, शुरुआत में यही 2 जगत थे। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें थी ना, जैसे बैक्टीरिया को कहाँ रखें, फंगस मतलब कवक को कहाँ रखें, या अमीबा जैसे जीवों को। ये न तो पूरी तरह पौधे थे न जंतु। हाँ, ये 2 जगत प्रणाली काफी नहीं थी, खासकर जब सूक्ष्म जीवों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की खोज हुई तो उनको फिट करना मुश्किल हो गया। तो फिर क्या हुआ? फिर समय के साथ और प्रणालियां आई, 4 जगत प्रणाली भी आई, लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता मिली आर.एच. विटेकर की प्रणाली को। विटेकर? हाँ, उन्होंने 1969 में 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रणाली दी, मतलब 5 जगत। 5 जगत, ये तो स्टैंडर्ड है आजकल। विटेकर ने किस आधार पे ये 5 जगत बनाए? क्या देखा उन्होंने? उन्होंने कई चीजों को ध्यान में रखा, बहुत व्यापक आधार था उनका। जैसे कोशिका कैसी है, सरल है मतलब प्रोकैरियोटिक, या विकसित है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक, ठीक है। जीव एक कोशिका का बना है यूनिसेल्युलर, या ज्यादा कोशिकाओं का मल्टीसेल्युलर। एक कोशिकीय वर्सेस बहुकोशिकीय। पोषण कैसे लेता है, अपना भोजन खुद बनाता है ऑटोट्रॉफिक, या दूसरों पर निर्भर है हेट्रोट्रोफिक। पोषण का तरीका। और जीवों के बीच आपसी विकासीय संबंध क्या है, मतलब कौन किससे ज्यादा मिलता जुलता है इवोल्यूशन के नजरिए से। इसे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स कहते हैं। अच्छा, ये सब देखकर उन्होंने 5 जगत बना दिए। हाँ, इन सब आधारों पर उन्होंने जीवों को 5 बड़े समूहों यानी जगतों में बांटा। तो चलिए विटेकर के इन 5 जगतों की एक संक्षिप्त यात्रा करते हैं। पहला कौन सा है? पहला है जगत मोनेरा, किंगडम मोनेरा। मोनेरा, इसमें कौन आते हैं? इसमें सबसे सरल जीव आते हैं। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब इनकी कोशिका में विकसित केंद्रक, न्यूक्लियस और झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं होते। बिल्कुल, बहुत ही सरल कोशिका होती है। ज्यादातर ये एक कोशिकीय होते हैं। यूनिसेलुलर। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बैक्टीरिया, जीवाणु, ये हर जगह पाए जाते हैं, हवा, पानी, मिट्टी, हमारे शरीर के अंदर भी। हाँ, बैक्टीरिया तो बहुत सुने हैं। कुछ बैक्टीरिया अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं। अच्छा, ब्लू ग्रीन एल्गे। हाँ, और माइकोप्लाज्मा भी इसी जगत में आता है। ये सबसे छोटी ज्ञात कोशिका है, जिसके चारों ओर कोशिका भित्ति भी नहीं होती। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो ये हुआ मोनेरा। अब अगला है जगत प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ये मोनेरा से कैसे अलग है? ये यूकैरियोटिक होते हैं। अच्छा, मतलब इनकी कोशिकाओं में विकसित केंद्रक और दूसरे झिल्ली वाले अंग होते हैं। हाँ, ये मोनेरा से एक कदम आगे हैं, ज्यादा विकसित हैं। ज्यादातर ये भी एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक, और ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण जैसे अमीबा। हाँ बिल्कुल, अमीबा, पैरामीशियम जो चप्पल जैसा दिखता है, और युग्लिना। युग्लिना, ये तो सुना है कि ये कुछ खास है। हाँ, युग्लिना बड़ा दिलचस्प है। इसमें पौधों की तरह क्लोरोफिल होता है, तो ये धूप में अपना भोजन बना सकता है। अच्छा। लेकिन ये जंतुओं की तरह चल फिर भी सकता है। इसमें फ्लैजिला होता है, इसीलिए इसे पौधे और जंतु के बीच की कड़ी मानते हैं। कनेक्टिंग लिंक। वाह। और मलेरिया वाला परजीवी। हाँ, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया फैलाता है, वो भी इसी प्रोटिस्टा जगत का सदस्य है। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा। तीसरा जगत कौन सा है? तीसरा है जगत कवक, किंगडम फंगी। कवक, फंगस, जैसे फफूंद और मशरूम। बिल्कुल, यही सब। ये भी यूकैरियोटिक है, ज्यादातर बहुकोशिकीय होते हैं। ज्यादातर मतलब कोई एक कोशिकीय भी है? हाँ, यीस्ट जिसे खमीर कहते हैं, वो एक कोशिकीय कवक है। ये एक अपवाद है। यीस्ट, ठीक है। और कवक की क्या खासियत है? इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। ये परपोषी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। तो ये खाते क्या हैं? ज्यादातर ये मरे हुए जीवों या सड़ी गली चीजों से पोषण लेते हैं। इन्हें मृतोपजीवी सैप्रोफाइटिक कहते हैं। अच्छा, डीकंपोजर्स की तरह। हाँ, कह सकते हैं। इनकी कोशिका भित्ति, सेल वॉल,
पौधों की तरह सेलुलोज की नहीं बनी होती। ये एक और महत्वपूर्ण अंतर है। तो किसकी बनी होती है? इनकी कोशिका भित्ति काइटिन नाम के पदार्थ की बनी होती है। काइटिन, ये नाम सुना है। ये तो कीड़ों के बाहरी खोल में भी होता है। हाँ बिल्कुल, वही काइटिन। गजब। और मशरूम तो हम खाते भी हैं। हाँ, जैसे एगारिकस खाया जाता है, लेकिन ध्यान रहे कुछ मशरूम बहुत जहरीले भी होते हैं, जैसे एमनीटा। सावधानी जरूरी है। कवक का शरीर पतले धागों जैसे स्ट्रक्चर से बना होता है, जिन्हें हाइफे कहते हैं, और इन धागों के जाल को माइसीलियम कहते हैं। हाइफे और माइसीलियम, ओके। और लाइकिन क्या है? लाइकिन भी एक रोचक चीज है। ये कवक और शैवाल एल्गे का सहजीवी संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सहजीवी मतलब दोनों साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। एकदम सही। शैवाल भोजन बनाता है, कवक उसे रहने की जगह और पानी देता है। वाह, प्रकृति भी कमाल है। ठीक है, तो कवक हो गया। अब चौथा जगत, ये तो जाना पहचाना होगा, प्लांटी, किंगडम प्लांटी, पेड़ पौधे। बिल्कुल, जगत प्लांटी यानी पादप जगत। इसमें सभी पेड़ पौधे आते हैं। इनकी खासियतें? ये यूकैरियोटिक है, बहुकोशिकीय हैं और स्वपोषी हैं, मतलब ऑटोट्रोफिक। हाँ, ये तो अपना भोजन खुद बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से। फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल। और इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज, ठीक है। पौधों को कैसे बांटा गया है? पौधों को मोटे तौर पर दो बड़े समूहों में बांटा गया है, क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमी, इनमें क्या फर्क है? क्रिप्टोगेमी वो पौधे हैं जिनमें फूल और बीज नहीं बनते, हिडन रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। बिना फूल और बीज वाले, ठीक है। और फेनेरोगेमी वो पौधे हैं जिनमें फूल और बीज बनते हैं, विजिबल रिप्रोडक्शन। फूल और बीज वाले, समझ गया। तो पहले क्रिप्टोगेमी की बात करते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? क्रिप्टोगेमी में 3 मुख्य समूह हैं। पहला है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा? हाँ, ये सबसे सरल पौधे हैं। इनका शरीर जड़, तना, पत्ती में बटा नहीं होता, एक थैलस जैसा स्ट्रक्चर होता है। थैलस जैसा? हाँ, और इनमें संवहन ऊतक मतलब पानी और भोजन ले जाने वाले ट्यूब्स, जाइलम फ्लोएम नहीं होते। अच्छा, उदाहरण? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है शैवाल, एल्गी, जैसे स्पाइरोगायरा। ये ज्यादातर पानी में मिलते हैं, हरे, भूरे, लाल रंग के होते हैं। शेराल, ठीक है। दूसरा समूह? दूसरा है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा? इन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। उभयचर, एम्फीबियन, जैसे मेंढक, क्यों? क्योंकि ये रहते तो जमीन पर हैं, पर इन्हें प्रजनन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए होता है। अच्छा, पानी पर निर्भर हैं प्रजनन के लिए। हाँ, ये थैलोफाइटा से थोड़े ज्यादा विकसित हैं, लेकिन इनमें भी असली जड़, तना, पत्ती और संवहन ऊतक नहीं होते। उदाहरण? जैसे मॉस। फ्यूनेरिया एक आम मॉस है। एक और है स्फेग्नम मॉस, जिसका इस्तेमाल ईंधन, पीट और पैकिंग मटेरियल के तौर पर होता है। स्फेग्नम, ठीक है। और तीसरा क्रिप्टोगेम? तीसरा है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा? ये पहले जमीनी पौधे हैं जिनमें संवहन ऊतक मतलब जाइलम और फ्लोएम विकसित हुए हैं, वैस्कुलर टिश्यूज। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। पहले वैस्कुलर प्लांट्स। हाँ, इनमें जड़, तना, पत्ती होती है, लेकिन फूल और बीज इनमें भी नहीं बनते। फूल और बीज इनमें भी नहीं। उदाहरण? फर्न इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जैसे ड्रायोप्टेरिस, हॉर्सटेल, इक्विसेटम भी इसी में आता है। फर्न, ठीक है। तो ये हुए क्रिप्टोगेमी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब आते हैं फेनेरोगेमी पर, मतलब बीज वाले पौधे। हाँ, फेनेरोगेमी या स्पर्मेटोफाइटा, इनमें 2 समूह हैं। कौन से? पहला है जिम्नोस्पर्म्स, जिसका मतलब है नग्न बीज वाले पौधे। नग्न बीज मतलब इनके बीज फल के अंदर बंद नहीं होते। हाँ। वो खुले में होते हैं, जैसे पाइन कोन चीड़ के शंकु में होते हैं। अच्छा, बीज पे कोई कवरिंग नहीं? हाँ। अच्छा। इनमें फूल भी नहीं होते। ये ज्यादातर पेड़ होते हैं, लकड़ी वाले, सदाबहार। उदाहरण? जैसे पाइनस यानी चीड़, साइकस, देवदार, और एक है गिम्को, जिसे जीवित जीवाश्म, लिविंग फॉसिल कहते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने समय से बिना ज्यादा बदले मौजूद है। गिंको जीवित जीवाश्म, नोटेड। और दूसरा फेनोरगेम समूह? दूसरा और सबसे विकसित समूह है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। इन्हें आवृत बीजी भी कहते हैं। आवृत बीजी मतलब ढके हुए बीज। हाँ,
इनके बीज फल के अंदर सुरक्षित रहते हैं। ये फूल वाले पौधे हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स। धरती पर आज सबसे ज्यादा यही पौधे पाए जाते हैं। अच्छा, सबसे सफल पौधे कह सकते हैं। इन्हें फिर 2 वर्गों में बांटा गया है, बीज पत्रों कॉटिलिडॉन्स की संख्या के आधार पर। बीज पत्र। हाँ, बीज के अंदर जो पत्ती जैसी संरचना होती है उसके आधार पर इन्हें एक बीजपत्री मोनोकॉटिलिडोन्स या मोनोकॉट्स और द्विबीजपत्री डाइकॉटिलिडन्स या डाइकॉट्स में बांटा गया है। मोनोकॉट और डाइकॉट। उदाहरण? मोनोकॉट में आते हैं गेहूं, चावल, मक्का, घास, बांस। डाइकॉट में आते हैं चना, मटर, सरसों, आम, बरगद, गुलाब। ठीक है, तो ये प्लांटी जगत भी होया। अब पांचवा और आखिरी जगत? पांचवा और आखिरी जगत है एनिमलिया, किंगडम एनिमलिया, यानी जंतु जगत। हम सबका जगत? हाँ, बिल्कुल। ये यूकैरियोटिक हैं, बहुकोशिकीय हैं और परपोषी हैं, हेट्रोट्रोफिक। और इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट। सही कहा। और इनमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता। ज्यादातर जंतु चल फिर सकते हैं, लोकोमोशन दिखाते हैं। ठीक है, जंतुओं को कैसे बांटा गया? इन्हें मुख्य रूप से एक संरचना, नोटोकार्ड की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर 2 बड़े समूहों में बांटा गया है। नोटोकॉर्ड, ये क्या है? ये भ्रूण अवस्था में या कुछ जीवों में जीवन भर पीठ की तरफ पाई जाने वाली एक लचीली छड़ जैसी संरचना होती है। ये सपोर्ट देती है। अच्छा, तो इसके आधार पर 2 समूह कौन से हैं? जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता उन्हें अकशेरुकी या नॉन कॉर्डेटा या इन्वर्टिब्रेट्स कहते हैं, और जिनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है जीवन की किसी न किसी अवस्था में उन्हें कशेरुकी या कॉर्डेटा या वर्टिब्रेट्स कहते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, ठीक है। पहले अकशेरुकी की बात करते हैं। मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ये तो बहुत ज्यादा होंगे। बिल्कुल, दुनिया के लगभग 95% जंतु अकशेरुकी ही है। इनमें बहुत ज्यादा विविधता है। हम कुछ मुख्य संघों पर नजर डालते हैं, खासकर जो एनडीए के नजरिए से अहम हो सकते हैं। हाँ, जरूर। पहला है पोरीफेरा। पोरीफेरा, पोर मतलब छेद। हाँ, ये है स्पंज। इनके शरीर पर बहुत सारे छेद होते हैं जिनसे पानी अंदर बाहर जाता है। ये सबसे सरल बहुकोशिकीय जंतु हैं, ज्यादातर समुद्र में मिलते हैं। स्पंज, ठीक है। अगला? सिलेंटरेटा या नाइडेरिया। नाइडेरिया। हाँ, इनकी खास पहचान है इनमें डंक मारने वाली कोशिकाएं, सीनियोब्लास्ट्स या नेमाटोसिस्ट्स का होना। डंक मारने वाली कोशिकाएं, उदाहरण? जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, ऑरेलिया, समुद्री एनेमोन, अच्छा। से एनीमोन। फिर? प्लैटीहेलमिंथीज, इन्हें चपटे कृमि, फ्लैटवर्म्स कहते हैं। चपटे कृमि। हाँ, इनका शरीर ऊपर नीचे से चपटा होता है। ज्यादातर ये परजीवी होते हैं, दूसरों के शरीर में रहते हैं। जैसे लिवर फ्लूक, फैसियोला या फीता कृमि टीनिया, जो हमारी आंतों में रह सकता है। ठीक है। अगला संघ? एस्केहेलमिंथीज या नेमाटोडा, इन्हें गोल कृमि राउंड वर्म्स कहते हैं। गोल कृमि। हाँ, इनका शरीर गोल बेलनाकार होता है। ये भी परजीवी हो सकते हैं, जैसे एस्कैरिस जो पेट के कीड़े होते हैं, या फाइलेरिया कृमि वुचरेरिया जिससे हाथी पांव रोग होता है। फाइलेरिया। हाँ, अगला? एनिलिडा। ठीक है। इनका शरीर खंडों, सेगमेंट्स में बटा होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन। खंडित शरीर, जैसे केंचुआ। बिल्कुल। केंचुआ फेरिटिमा इसी संघ में आता है। जोंक हिरुडिनेरिया भी इसी में है। केंचुआ और जोंक, ठीक है। इसके बाद आता है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा। इसमें कौन आते हैं? इसमें कीड़े मकोड़े, मकड़ियां, बिच्छू, केकड़े, झींगे, ये सब आते हैं। इनकी खास पहचान है जुड़े हुए पैर, जॉइंटेड अपेंडेजेस। हाँ, और शरीर पर काइटिन का बना बाहरी कंकाल, एक्सोस्केलेटन होता है। काइटिन का कंकाल। कीट वर्ग क्लास इंसेक्टा इसी संघ का हिस्सा है, और उनकी पहचान है 3 जोड़ियां यानी 6 टांगे होना। 6 टांगे मतलब कीट। ठीक है। जैसे मच्छर, मक्खी, तिलचट्टा, मधुमक्खी। हाँ। इनकी सफलता का एक बड़ा राज इनका ये बाहरी कंकाल और जुड़े हुए पैर हैं। ठीक है। आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का। मोलस्का, ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है। दूसरा सबसे बड़ा मोलस्का। इनका शरीर नरम होता है, सॉफ्ट बॉडीड, और ज्यादातर के ऊपर एक कठोर कवच, शेल होता है, जैसे घोंगा, सीप। हाँ बिल्कुल।
घोंघा, पाइला, सीप, यूनियो, ऑक्टोपस जिसे डेविल फिश भी कहते हैं वो भी इसी में है, हालांकि उसमें भारी कवच नहीं होता। मोती बनाने वाली सीप पिंकटाडा भी मॉलस्क है। ऑक्टोपस भी मॉलस्क है। ठीक है, अगला। इकाइनोडर्मेटा, इसका मतलब है कांटेदार त्वचा वाले जंतु, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। कांटेदार त्वचा। हाँ, ये सब के सब समुद्र में रहते हैं, मरीन होते हैं। उदाहरण? जैसे तारा मछली, एस्टेरियस। समुद्री अर्चिन, सी अर्चिन, समुद्री खीरा, सी क्यूकम्बर। तारा मछली। इनकी एक और खास पहचान है, इनमें पाया जाने वाला जल संवहन तंत्र, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ये ट्यूब फीट की मदद से चलने फिरने और भोजन पकड़ने में मदद करता है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम। हाँ ये एकाइनोडर्म्स की खासियत है। हाँ, और इनमें रीजेनरेशन की मतलब खोए हुए अंग को दोबारा बनाने की गजब की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये कुछ नीफे आकाशेरू की संग हो गए। पोरीफेरा, नाइडेरिया, प्लैटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। हाँ, मोटा मोटा यही मुख्य है। एक और छोटा संघ है हेमिकॉर्डेटा, जिसे पहले कॉर्डेटा में रखते थे पर अब अलकशेरू की मानते हैं। हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, अब आते हैं कशेरू की यानी कॉर्डेटा पर, जिनमें हम भी शामिल हैं। हाँ, कॉर्डेटा। इनकी 3 मुख्य पहचान है जो जीवन की किसी न किसी अवस्था में जरूर पाई जाती हैं। 3 पहचान कौन सी? एक तो नोटोकॉर्ड जिसकी हमने बात की, दूसरी पीठ की तरफ एक खोखली तंत्रिका रज्जू, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड बनाती है, और तीसरी गले वाले हिस्से में ग्रसनी क्लोम छिद्र, फेरेंजियल गिल स्लिट्स जैसे मछलियों में होते हैं। हाँ, वो मछलियों में जीवन भर रहते हैं, पर हम जैसे जीवों में ये भ्रूण अवस्था में होते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं या बदल जाते हैं। टिब्रेट्स कहते हैं। ठीक है, कशेरू की जंतुओं को कैसे बांटा गया है? इन्हें मुख्य रूप से 2 बड़े समूहों या कहें महावर्गों, सुपर क्लासेस में बांटा गया है। पीसीज यानी मछलियां और टेट्रापोडा यानी 4 पैरों वाले जंतु। मछलियां और 4 पैर वाले। ठीक है, पहले मछलियों की बात करते हैं। पीसीज। मछलियां पानी में रहती हैं, तैरने के लिए पंख फिन्स होते हैं, सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं। ये शीत रक्ती, कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मिक होती हैं, मतलब इनके शरीर का तापमान बाहरी माहौल के साथ बदलता रहता है। कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, और दिल, हार्ट? इनका दिल 2 कक्षीय 2 चेम्बर्ड होता है, सिर्फ 2 चेम्बर। ये याद रखने वाली बात है। इसमें सिर्फ अशुद्ध रक्त बहता है। सिर्फ 2 चेम्बर। ओके, उदाहरण? जैसे शार्क, ये कार्टिलेज वाली मछली है। रोहू, कतला, ये हड्डी वाली मछलियां हैं। समुद्री घोड़ा, हिप्पोकैम्पस भी मछली है। उड़न मछली एक्सोसीटस भी होती है। समुद्री घोड़ा मछली है, वाह। ठीक है, अब टेट्रापोडा, 4 पैरों वाले। हाँ, टेट्रापोडा मतलब जिनमें 4 पाद लिम्स होते हैं या उनके पूर्वजों में थे। इसमें 4 वर्ग क्लासेस आते हैं। 4 वर्ग कौन से? पहला है एम्फीबिया, एम्फीबिया यानी उभयचर। उभयचर, जैसे मेंढक। हाँ बिल्कुल, ये पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं। त्वचा नम और चिकनी होती है, जिससे ये सांस भी ले सकते हैं। त्वचा से सांस? हाँ, त्वचीय श्वसन कहते हैं। फेफड़े भी होते हैं, ये भी शीत रक्ती होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, और इनका दिल 3 कक्षीय होता है। 3 चेम्बर। मछलियों में 2, इनमें 3। ठीक है, उदाहरण मेंढक के अलावा? मेंढक, राना, टोड, बुफो, सैलमेंडर। ठीक है, दूसरा टेट्रापोड वर्ग। दूसरा है रेप्टिलिया, यानी सरीसृप। सरीसृप, रेप्टाइल्स, रेंगने वाले। हाँ, ये रेंग कर चलते हैं, जैसे छिपकली, सांप, कछुआ, मगरमच्छ। इनकी क्या खासियत है? इनकी त्वचा सूखी होती है और शल्कों या प्लेट्स, स्केल्स से ढकी होती है। ये भी शीत रक्ती होते हैं। कोल्ड ब्लडेड। दिल कैसा होता है? इनका दिल आमतौर पर अधूरे 4 कक्ष इनकम्प्लीटली 4 चेम्बर्ड का होता है, मतलब 3 पूरे और चौथा अधूरा बटा हुआ। लेकिन मगरमच्छ इसका अपवाद है, उसमें पूरा 4 कक्षीय दिल होता है। मगरमच्छ में 4 कक्षीय, ये जरूरी पॉइंट है। हाँ। सांप इसी वर्ग में आते हैं, उनमें पैर नहीं होते। ठीक है, तीसरा वर्ग? तीसरा है एवीज, यानी पक्षी। पक्षी। हाँ, ये उड़ने वाले कशेरुकी हैं। इनका शरीर पंखों, फेदर्स से ढका होता है। आगे के पैर पंखों में बदल जाते हैं। इनकी हड्डियां खोखली होती हैं, न्यूमैटिक बोन्स, ताकि शरीर हल्का रहे और उड़ने में आसानी हो। खोखली हड्डियां? हाँ। ठीक है, और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं?
नहीं, पक्षी और स्तनधारी ऊष्मा रक्ती वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मिक होते हैं। इनके शरीर का तापमान बाहर के तापमान के साथ नहीं बदलता, स्थिर रहता है, जैसे हमारा रहता है। वार्म ब्लडेड, ठीक है। दिल? इनका दिल 4 कक्षीय होता है, 4 चेम्बर्ड होता है। पूरा 4 चैम्बर? 2 अलिंद, 2 निलय, एट्रिया और वेंट्रिकल्स। बिल्कुल। इनमें आवाज निकालने के लिए सिरिंक्स नाम का अंग होता है। सिरिंक्स, ठीक है। कोई खास पक्षी? आर्क्योप्टेरिक्स एक जीवाश्म पक्षी है जिसे सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी मानते हैं। उसमें दांत भी थे और पंख भी। आर्क्योप्टेरिक्स, संयोजक कड़ी। और दुनिया का सबसे छोटा पक्षी? हमिंगबर्ड, गुंजन पक्षी। ये पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। वाह। और कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते? हाँ, जैसे ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, ईम्यू, कीवी, पेंगुइन। ठीक है। अब आखिरी, चौथा टेट्रापॉड वर्ग। चौथा और सबसे विकसित वर्ग है ममेलिया, यानी स्तनधारी, मैमल्स। स्तनधारी, हम लोग। हाँ, इनकी सबसे बड़ी पहचान है शरीर पर बालों का होना और मादाओं में स्तन ग्रंथियों का पाया जाना, जिनसे वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। बाल और स्तन ग्रंथियां मुख्य लक्षण? ये भी ऊष्मा रक्ती, वार्म ब्लडेड होते हैं। दिल 4 कक्षीय, 4 चेम्बर्ड होता है। सांस लेने के लिए डायफ्राम नाम की मांसपेशी होती है। डायफ्राम? ज्यादातर स्तनधारी बच्चे देते हैं, विविपैरस होते हैं। ज्यादातर? मतलब कोई अंडे भी देता है? हाँ, ये बड़ा रोचक अपवाद है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले प्लैटिपस और इकिडना स्तनधारी होते हुए भी अंडे देते हैं। ओविपेरस मैमल्स। प्लैटिपस और इकिडना अंडे देने वाले स्तनधारी, गजब। और उदाहरण? मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, व्हेल जो सबसे बड़ा स्तनधारी और सबसे बड़ा जंतु है। डॉल्फिन, बहुत बुद्धिमान। चमगादड़, इकलौता उड़ने वाला स्तनधारी। चमगादड़ स्तनधारी है, हाँ ठीक है। तो ये 5 जगत और उनके मुख्य समूहों की बात हो गई जी। ये वर्गीकरण वाकई में जीवन की जो इतनी विविधता है उसे समझने में बहुत मदद करता है। लेकिन आखिर में एक और चीज है जो न पूरी तरह सजीव लगती है न निर्जीव, वायरसेस। इनकी कहानी क्या है? हाँ, वायरस, ये वाकई में एक पहेली है। इनकी खोज इवानोव्स्की नाम के वैज्ञानिक ने की थी जब वो तंबाकू के पौधे में होने वाले मोज़ेक रोग का अध्ययन कर रहे थे। तंबाकू मोज़ेक वायरस, TMV? बिल्कुल। और वायरस शब्द लुई पास्चर ने दिया था। स्टेनली नाम के वैज्ञानिक ने तो TMV को क्रिस्टल के रूप में भी प्राप्त कर लिया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। क्रिस्टल जैसे नमक या चीनी के होते हैं? हाँ, सोचिए एक जीव जैसी चीज को क्रिस्टल बना दिया। तो इनकी बनावट कैसी होती है? बहुत सरल होती होगी? बहुत ही सरल, हद से ज्यादा सरल। बीच में होता है आनुवांशिक पदार्थ जो या तो DNA होगा या RNA। DNA या RNA दोनों नहीं? नहीं, दोनों एक साथ कभी नहीं, या तो DNA या RNA। और उसके चारों ओर प्रोटीन का एक खोल होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। बस जेनेटिक मटीरियल और प्रोटीन कोट, बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। तो फिर ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों है? क्या करते हैं ये? देखिए, यही इनकी खासियत है। जब ये किसी जीवित कोशिका मतलब होस्ट सेल के बाहर होते हैं तो ये बिल्कुल बेजान कणों की तरह होते हैं, इनर्ट पार्टिकल्स। बेजान मतलब उनमें अपनी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती। न वो सांस लेते हैं, न पोषण लेते हैं, न बढ़ते हैं, न प्रजनन करते हैं। उन्हें क्रिस्टल बनाकर सालों तक रखा जा सकता है। अच्छा, तो निर्जीव जैसे हो गए बाहर? हाँ, लेकिन जैसे ही ये किसी जीवित कोशिका के अंदर घुसते हैं, तब क्या होता है? तब ये उस कोशिका की पूरी मशीनरी पर, मतलब उसके सिस्टम पर कब्जा कर लेते हैं और उस कोशिका के साधनों का इस्तेमाल करके अपनी जैसी हजारों लाखों कॉपीज बनाना शुरू कर देते हैं। ओह, मतलब होस्ट सेल को हाईजैक कर लेते हैं? बिल्कुल। वो केवल जीवित कोशिका के अंदर ही गुणन मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए इन्हें अविकल्ती अंतःकोशिकीय परजीवी ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स कहते हैं। मतलब परजीवी जो सिर्फ कोशिका के अंदर ही जिंदा रह सकता है। ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स, समझ गया। तो बाहर निर्जीव, अंदर सजीव जैसा व्यवहार। इसी दोहरे चरित्र के कारण इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, माना जाता है। वाकई में पहेली है ये वायरस। हाँ है तो आज हमने जीव विज्ञान की दुनिया में एक बहुत जरूरी सफर तय किया। हमने जीवन के लक्षणों को समझा, ये देखा कि सजीव और निर्जीव में क्या फर्क है।
जीवों को नाम देने का तरीका, द्विनाम पद्धति, और उन्हें समूहों में बांटने के तरीके मतलब वर्गीकरण, और उसके पदानुक्रम को जाना। जी। और फिर हमने विटेकर के 5 जगतों मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमलिया की मुख्य विशेषताओं को देखा। हाँ, एक संक्षिप्त परिचय लिया। अकेशेरुकी और कशेरुकी जंतुओं की विशाल विविधता की एक झलक पाई और अंत में वायरस के इस अनोखेपन को भी समझा। बिल्कुल। एनडीए की तैयारी कर रहे साथियों के लिए ये बुनियादी बातें, ये कॉन्सेप्ट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ, ये बेसिक्स हैं और वर्गीकरण हमें प्रकृति की जो अद्भुत जटिलता और सुंदरता है उसे समझने का एक फ्रेमवर्क, एक नजरिया देता है। हर जीव का अपना स्थान है, अपना महत्व है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है जो शायद सुनने वालों के लिए भी हो। वायरस हमें दिखाते हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच की रेखा थोड़ी धुंधली हो सकती है। क्या भविष्य में हमें ऐसी और भी चीजें मिल सकती हैं, या शायद कोई ऐसी खोज हो जो जीवन की हमारी आज की परिभाषा को ही चुनौती दे दे? क्या जीवन वैसा ही है जैसा हम आज समझते हैं, या इसके और भी रूप हो सकते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं? ये बहुत गहरा सवाल है, सोचने वाला सवाल है। बिल्कुल। तो इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली चर्चा तक नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।